नमस्कार, 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं अखंड राय और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म। तमाम आज 12 बजे हम बड़ी खबरें आपके लिए लेकर के आए हैं, लेकिन उससे पहले जो दो महत्वपूर्ण खबरें हैं वो आपको हम बताते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ आज 11 बजे 701 दरोगाओं को और वन दरोगाओं को नियुक्ति पत्र वितरण कर रहे हैं और इसी मौके पर वो 701 दरोगाओं को लेकर के अब संबोधित भी कर रहे हैं। वहीं दूसरी सबसे बड़ी खबर हम बात कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम की, जो इस वक्त पद यात्रा लेकर के निकले हैं हिंदुओं को एकजुट करने के लिए और सनातन धर्म के प्रचार करने के लिए। अब उनकी इस यात्रा पर बवाल मच गया है। बवाल ऐसा है कि बरेली के मौलाना ने बयान जारी किया है और बयान जारी करते उन्होंने कहा है कि बागेश्वर धाम की पद यात्रा को बैन कर दिया जाए, नहीं तो दंगे भड़क सकते हैं। मौलाना के इस बयान को हम आपको सुनाते हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी के इस बयान को सुनाया जाए। योगेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी की जो यात्रा है उस पर हमें अंदेशा है और खदशा है कि ये यात्रा नफरत भरी यात्रा होगी और हमारे देश को हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जाने वाली यात्रा का नारा दिया जाएगा। 160 किलोमीटर की जो यात्रा है बाबा जी की, कहीं ऐसा ना हो कि दंगा और फसाद हो जाए, क्योंकि वो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ बोलते रहे, मुसलमानों को धमकी देते रहे, देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का ऐलान करते रहे और उन्होंने अपने धाम में अपने यानी संस्थान में मुसलमानों को हिंदू बनाया है और ये तादाद लगभग 100 से ज्यादा है। बाज मौकों पर उन्होंने मुसलमानों को धमकी भी दी है। तो ये उनकी जो शख्सियत है वो विवादित शख्सियत है, इसलिए उनकी 160 किलोमीटर की यात्रा में हमें शुबा है कि कहीं सांप्रदायिक रुख इख्तियार न कर ले। चूंकि ये देश जमहूरी निजाम के तहत चलने वाला है, ये मजहबी मामले में नहीं चलता है। हमारा देश न कभी मुस्लिम राष्ट्र हो सकता है और न कभी हिंदू राष्ट्र हो सकता है। इसलिए मैं हुकूमतों से मांग करता हूं कि जहां जहां जिन जिन इलाकों से उनकी यात्राएं गुजरें उस पर पहले से ही चाको चौबंद रहना चाहिए और ज्यादा बेहतर यह होगा कि उनकी यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। तो आपने सुना मौलाना क्या कह रहे थे। आपको बता दें 160 किलोमीटर की ये पद यात्रा है, करीब 9 दिनों तक चलेगी और 20,000 यात्रियों ने इसके लिए पंजीकरण कराया है जो उनके साथ चलेंगे। बटेंगे तो कटेंगे को लेकर के तमाम ऐसी बातें होती रहती हैं और ये भी कहा था कि सनातन धर्म को प्रचार करना है, हिंदुओं को एकजुट करना है। तो ये तो बरेली से बड़ी खबर थी और धीरेन्द्र शास्त्री से। अब हम चलते हैं अपने तमाम सहयोगियों के पास जो आपको 12 बजे की तमाम 12 बड़ी खबरें आपको बताएंगे। तो एक एक करके अपने सहयोगियों के पास चलते हैं। स्क्रीन पर एक एक कर वो हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम अवनीश अवस्थी के पास कानपुर से। अवनीश जी, कानपुर से कौन सी बड़ी खबर है? अवनीश जी अनम्यूट कर दें। अखंड मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से अभी उपचुनाव भी खत्म हुआ है और उसके बाद में कल जो है इसकी मतगणना होनी है। तो सीसामो में, क्योंकि कानपुर की सीसामो सीट पर उपचुनाव हुआ था, तो वहां पर तैयारियों की अगर बात की जाए तो क्या तैयारियां हैं, कितने उसमें मतगणना की जाएगी, उसको लेकर के एक अपडेट जो है वो हम अपने लोगों को देंगे। जिसमें से सुबह 8 बजे से जो है मतगणना शुरू कर दी जाएगी और लगभग जो है 20 राउंड होंगे। 20 राउंड में जो है मतगणना पूरी होगी, जिसमें से एक राउंड में जो 14 बूथों की जो पेटी है उसको खोला जाएगा। वहीं जो 14 मेजें हैं, 14 मेजों पर इस तरीके का कार्य जो है किया जाएगा, जिसमें सभी मेज पर जो है माइक्रो ऑब्जर्वर लगातार अपनी नजरें बना के रखेंगे कि किसी तरीके की कोई ऐसी चूक ना हो जाए जिससे कहीं ना कहीं कोई जो है बवाल या किसी तरीके का कोई गलत तरीके का कोई मामला उत्पन्न हो। जी अरफन। अवनीश, हॉट सीट है सीसामऊ और आपने देखा होगा कि तमाम ऐसे आरोप लगते रहे पूरे उपचुनाव के दौरान कि बीजेपी और प्रशासन जो है वो वोटर्स को रोक रहा है। क्या आपको लगता है कि सीसामऊ की सीट समाजवादी पार्टी के लिए गले की फांस बन जाएगी या फिर मौजूदा जो हालात हैं जो बता रहे हैं कि सीसामऊ समाजवादी पार्टी रिटेन कर सकती है? देखिए अखंड, है क्या कि जिस तरीके से कल हमने अपने दर्शकों को एक खबर भी दिखाई थी कि जो है एक वीडियो वायरल हो रहा था, समाजवादी पार्टी ने एक वीडियो वायरल किया था कि
उसमें एक जो लोग हैं बैठे हुए थे जो जो निगरानी कर रहे थे कि ईवीएम जो रखी हुई है सुरक्षित है कि नहीं है। तो एक वीडियो सामने आया था जिसमें साफ तौर पर देखा गया था कि जो कैमरे हैं वो बंद हैं। तो उसके बाद में जो यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने ये बताया था कि किसी न किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ये हुआ है। तो देखिए साख की जो अगर बात की जाए तो क्योंकि 2 बार से यहाँ पर इरफान सोलंकी विधायक थे और उसके पहले भी जो है समाजवादी पार्टी के विधायक यहाँ पर रहे थे। तो भाजपा चाहती है कि यहाँ पर जो उनके विधायक जो सुरेश अवस्थी लड़े हैं बहुत ही कम मार्जिन से 2017 में हारे थे, तो उनको भी ये उम्मीद है कि कहीं ना कहीं भाजपा जीतेगी। लेकिन ये जरूर है कि कल यहाँ पर बवाल ना हो इसको लेकर के पुलिस भी चौकंद पूरी तरीके से है और काफी फोर्स वहां पर जो है तैनात भी कर दिया गया है। जी अखंड। अमीश, ये देखा जाता है कि जब काउंटिंग होती है तो समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से कहती है कि डटे रहो, लगे रहो, कहीं कोई बात ना हो जाए। लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से सुरेश अवस्थी ने चुनाव लड़ा है, क्योंकि अगर हम 2017 की बात करें, 2022 की बात करें तो बहुत वोटों का मार्जिन नहीं था और करीब करीब बात सामने आ रही कि 8% मतदान कम हुआ है, ये किसके फेवर में जा सकता है, जरा इस पर बताएं। अखंड, ये बिल्कुल सही बात है कि ये बहुत कम मार्जिन में जो है भाजपा ने चुनाव जो है हारा था। और इस बार जो चुनाव, जैसा कल भी मैंने बताया था कि जो ये परसेंटेज गिरा है उसका फायदा कहीं ना कहीं भाजपा को मिल सकता है। और फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि कल जब रिजल्ट खुलेगा तो किसके पक्ष में जो है ये मतदान खुलेगा। अखंड। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमीश, इस तमाम जानकारी के लिए। अब चलते हैं इंद्रवीर के पास। इंद्रवीर, रायबरेली से आज कौन सी बड़ी खबर है आपके पास? अखंड बता दें, देखिए रायबरेली की कोई आज बहुत बड़ी वैसे कोई खबर नहीं है, लेकिन अगर खबरों पर बात करें तो ये बहुत बड़ी नहीं, बहुत ही बड़ी खबर होगी। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से सर्दियों का मौसम आ गया है और घने कोहरे और धुंध, बेसिकली जो ज्यादा धुंध होती है वो धुंध अब जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ भी दिखाई दे रही है सुबह और शाम। क्योंकि 5 बजता है, 4:30 बजे ही आप अंधेरा होने लगता है। और उससे अगर बात करें तो रोजाना अखंड एक जिले में अगर हम एक रेशियो पकड़ के चले तो भयानक एक्सीडेंट बहुत ज्यादा हो रहे हैं। और उन एक्सीडेंटों को रोकने के लिए रायबरेली पुलिस या उत्तर प्रदेश पुलिस, यातायात पुलिस कहीं ना कहीं तत्पर है। लोगों को इस माह में, नवंबर माह का एक ट्रैफिक की तरफ से वो भी चलाया जा रहा है अभियान भी, कि उसमें जागरूकता दी जा रही है लोगों को कि आप अगर निकले तो सीट बेल्ट, हेलमेट, ऐसी कुछ सेफ्टी जो चीजें वो करके चले, लेकिन ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें और भी कुछ ऐसी चीजें। लेकिन अगर बात करें तो ये ग्राफ कहीं ना कहीं कम होने का नाम नहीं ले रहा। उसमें एक सबसे बड़ी वजह यह है कि इस समय जैसे शादियों का माहौल चल रहा है और फॉग बड़ा इंपॉर्टेंट है। आने वाले दिनों में दिसंबर और जनवरी में अगर बात करें तो फॉग बहुत ज्यादा अपने उफान पे होता है, बिकॉज पूरे दिन फॉग नहीं निकलता। और खासकर अगर बात करें तो जब से ये धुंध दिल्ली की प्रदूषण पे यहाँ पे भी असर वो दिखता है, तो उसकी वजह से एक्सीडेंट बहुत ज्यादा, और इस तरीके एक्सीडेंट हो रहे हैं कि पुलिस वाले बॉडियां समेट रहे हैं बोरों में। अखंड, तो ये बहुत बड़ा विषय है और ये कहीं ना कहीं ड्रिंक एंड ड्राइव इसमें सबसे बड़ा मैटर होता है। और दूसरा अगर बात करें तो जो मोटरसाइकिल और साइकिलों से लोग जा रहे हैं, उसमें साइकिल का तो खैर एक ही दो ऐसे आते हैं जो कभी कभी एक्सीडेंट हो जाते हैं। लेकिन अगर बात करें मोटरसाइकिल, तो मोटरसाइकिल पे लोग हेलमेट ना लगा के चलना, ये बहुत बड़ा प्रायोरिटी है। और इस पे सरकार और यातायात पुलिस कंटिन्यू काम कर रही है, लेकिन लोग लापरवाही में, और जहां पे हम अगर 50-60 हजार, 1 लाख 2 लाख रुपए की मोटरसाइकिल सर्वाइव कर सकते हैं, व्हीकल उसका उठा सकते हैं उसका बोझ, तो मुझे नहीं लगता कि हेलमेट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लोगों के लिए। शायद वो ऐसा समझते हैं, लेकिन ये होना चाहिए कि हेलमेट लेकर आप चले और कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा खुद करें। अभी मैं आ रहा था थोड़ी देर पहले, तो अब मैं चौराहे पे मैंने देखा एक लोग बच्चों को लेकर आ रहे थे। वो एक स्कूटी पे 3 से 4 बच्चों को था। तो मैंने उनसे कहा सर कम से कम 2 राउंड आप लगा लीजिए, आप अपनी सेफ्टी तो करिए। तो ये एक डेफिनेटली मैसेज जाता है कि लोगों को सेफ्टी कहीं ना कहीं अपने आप खुद जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी अखंड, अगर आप अपनी सेफ्टी चाहते हैं तो। और उस पे सेफ्टी को लेकर जो भी यातायात की तरफ से आपको सुझाव दिए जाते हैं उसको आप फॉलो करें। ये आज हम इस पे जो है आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये बड़ी खबर है। और एक्सीडेंट कहीं ना कहीं बहुत भयानक एक्सीडेंट होता है, उसको आप कैसे सेव कर सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड खुद करता है। जी अखंड। इंद्रवीर बड़ी बात बता रहे हैं कि दुर्घटना कोहरा भी कारण होता है, तो कई ऐसे हेलमेट्स होते हैं, ड्रिंक एंड ड्राइवर होता है। बहुत बड़ी बात आपने कही है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात निकल करके आ रही है रायबरेली से भी। रायबरेली से नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी जी। एक बात आ रही है कि इस चुनाव में राहुल गांधी और उनकी पूरी कांग्रेस बैकफुट पे थी। समाजवादी पार्टी को उन्होंने, ना तो समाजवादी पार्टी के किसी मंच पर उनके कांग्रेस के नेता दिखाई दिए,
बोला उन्होंने कि हम गठबंधन में साथ हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो गठबंधन में साथ है भी? क्योंकि ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया, मंच पर आप थे नहीं, कोई बातें कर नहीं रहे, और वोटिंग हो चुकी है, एग्जिट पोल के नतीजे भी आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक चीज देखने को मिल रही है कि एग्जिट पोल बीजेपी की जीत की तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे? देखिए अखिल, जैसा आपने कहा कि एग्जिट पोल बीजेपी की जीत की तरफ इशारा कर रहे हैं, एग्जिट पोल पे हम और आप या जो मीडिया है वो मीडिया अभी कुछ बीते कई ऐसे चुनाव गए जिन पे एग्जिट पोल पे एग्जैक्टली हम लोग बात नहीं कर सकते एग्जैक्टली वो किस परसेंटेज पे खरा उतरेगा एग्जिट पोल। और दूसरा जो आपने कहा कि बैक फुट पे कांग्रेस है, डेफिनेटली उपचुनाव में बैक फुट पे कांग्रेस है, बिकॉज उसका एक रीजन मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था कि वो देखना चाहते हैं इंडिविजुअली कि 2027 में कांग्रेस कहां पे है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हर पार्टी की अपनी प्रायोरिटी होती है, और कांग्रेस भी और सपा भी और बसपा भी अपने आप को देखना चाह रहे हैं कि वो शायद इनको इसलिए अकेला छोड़ दिया उपचुनाव में कि वो शायद आने वाले 2027 को अंदाजा लगाना चाहते हैं कि कांग्रेस कहां स्टेबल कर रही है और सपा कहां स्टेबल कर रही है। अखिल जी मेरी बातों को गौर करिएगा, बिकॉज अब उसी के आधार पे 2027 का चुनाव लड़ा जाएगा, गठबंधन होगा या नहीं होगा ये हम लोग उम्मीद जता रहे हैं, ना कि मैं शेयर होगी ये है। शायद हो सकता है ये भी एक बड़ा रीजन हो अखंड कि अगर अकेले छोड़ देना, साथी हाथ बढ़ाना और मिल के चलना में बड़ा डिफरेंट है, तो हो सकता है इसलिए साथी ने हाथ छोड़ दिया कि देखे वो साथी हमारा मजबूत है या नहीं है। तो अब आने वाला ये समय बताएगा कि उस लेवल पे कांग्रेस से शायद हो सकता है तुझे छोड़ दिया हो कि 2027 नजदीक है भाई, ये 24 से 27 तो दिन जीतते टाइम नहीं लगता। तो आने वाले समय में शायद ऐसा कांग्रेस देख रही है अपने आप को जैसे लोकसभा में कांग्रेस उभर के आई है, तो हो सकता है कांग्रेस इस वजह से अपने आप को ये एक उनका अपना सुझाव हो सकता है मेरे हिसाब से। धन्यवाद इंद्रजीत तमाम जानकारी के लिए। ज्ञानेंद्र के पास चलते हैं। ज्ञानेंद्र, प्रतापगढ़ से कौन सी बड़ी खबर है आज? बिल्कुल अखंड, देखिए प्रतापगढ़ से खबर एक बड़ी है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण खबर है। अक्सर मैंने ये आके कहा है कि प्रतापगढ़ पुलिस हर वक्त सुर्खियों में रहते हैं। मैं वीक में शायद एक आध दिन होता है कि मैं पुलिस के खिलाफ ना जाऊं, लेकिन अगर सोमवार से शुक्रवार चलता है तो सिर्फ और सिर्फ इन दिनों में एक आध दिन छोड़कर फिर से आज प्रतापगढ़ पुलिस सुर्खियों में है। और मामला है थाना लीलापुर का, और चर्चित एसओ है, काफी पुराने एसओ है। एक समय था कि 3 साल एक थाने पे टिके थे, वहां पे भी इनका ये रुतबा है। इनका कहना होता है कि मुझे थाने से कोई नहीं हटा सकता, अगर मुझे कोई हटाएगा भी तो मैं 24 से 48 घंटे के अंदर जो है मैं फिर से थाने में पोस्टिंग पा सकता हूँ। और वही हुआ आखिर। देखिए एक वीडियो वायरल होता है, ये थाने में बैठ के मसाज करा रहे हैं, और मसाज एक चौकीदार से कराया जा रहा है। शाम का वीडियो भी बताया जा रहा है, और एक फरियादी महिला वहां पे बैठी हुई है, उसी के सामने मसाज कराया जा रहा है। बकायदा ये ऑर्डर दे रहे हैं अपने मुंशी को। और अब तो सरकार की ओर से कैमरा भी लगा दिया गया है, 5 कैमरे ऐसे लगे हैं कि उनकी मॉनिटरिंग एसपी पुलिस लाइन से लेकर एडीजी और लखनऊ तक मॉनिटरिंग होती है। लेकिन ये भाई साहब आराम से टेबल पे पैर रखकर मसाज चौकीदार से करा रहे। संजय राय ने प्रतापगढ़ के एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने एसपी संजय राय को जो है जांच सौंपी, तो इनको लाइन हाजिर ना सस्पेंड कुछ नहीं किया गया, इनको जो है संबंध कर दिया गया क्राइम ब्रांच में, और दूसरे को थाना अध्यक्षी दे दी गई। तो ये था इनका रुतबा। इन्होंने जो कहा था शायद वो मुझे अब सही लग भी रहा है कि इनको इनका कोई कुछ नहीं कर सकता, ये डायरेक्ट चार्ज भी पा सकते हैं, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। क्योंकि एसपी अनिल कुमार ने इनको लाइन हाजिर या कुछ भी नहीं किया है, इनको क्राइम ब्रांच में इनको अटैच कर लिया है। अखंड बताइए कौन से, लेकिन उस एसपी ऑफिस में क्या ये तस्वीरें नहीं आती? चलिए तस्वीरें नहीं भी आती, मॉनिटरिंग नहीं भी हो पा रही है, तो ये जो वीडियो है, जो ये वीडियो वायरल है इस वक्त, इस वीडियो पर ही कार्रवाई कर लेते कम से कम। क्या इस पे कोई कार्रवाई नहीं, खाली संबंध कर देना, लाइन हाजिर कर देते तब भी समझ में आता। सस्पेंड करना तो बड़ी बात है, लेकिन सस्पेंड भी नहीं किया, लाइन हाजिर भी नहीं किया, और क्राइम ब्रांच से संबंध कर दिया। पुलिस के खिलाफ खबर नहीं दिखाते आप, पुलिस की सच्चाई दिखाते हैं। और बड़ी बात है कि पुलिस के खिलाफ वही खबरें लोग जानना चाहते हैं कि किस तरह से हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस काम कर रही है। ज्ञानेंद्र, ऐसी तमाम खबरें आती हैं कि पुलिस थाने में इस तरीके की बातें होती रहती हैं, लेकिन अगर ऐसे इस तरीके से केवल नाम की कार्रवाई की जाएगी, जांच पर जांच की जाएगी, पर आंच नहीं आएगी अगर, तो इन अधिकारियों का मनोबल बढ़ेगा ही। अब आप बता रहे हैं कि 3 साल से वो उस जगह पे तैनात है, और वो खुद कहते हैं कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है।
तो अगर वो कहते हैं और अगर उनका अधिकारी उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते तो उनका मनोबल जरूर बढ़ेगा, क्या नहीं? बिल्कुल देखिए, अखंड मैं आपको ये इनका इनका पूरा बायोडेटा बता देता हूँ। ये 2018 से लेकर के 2021 तक जो है पट्टी थाना पड़ता है और वहां पे पट्टी में तैनात थे। फिर उसके बाद 1 साल के लिए यहाँ से अंडर ट्रांसफर हुए, फतेहपुर गए और फतेहपुर में ये चार्ज पे रहे। फतेहपुर से फिर वापस इनको बुलाया गया है, जिसमें 5 इंस्पेक्टर थे जिनको वापस बुलाया गया था। तब उस समय प्रेजेंट में एसपी सतपाल अंतिल थे, क्योंकि उस समय प्रतापगढ़ एक तरीके से क्राइम के मामले में आग था और इन्होंने पट्टी के लिए सही बोलूं तो इन्होंने पट्टी के लिए काफी कुछ किया था। उस टाइम जितने भी क्रिमिनल थे तो एसपी अभिषेक सिंह थे जो कि एसटीएफ में रहे, उनको चार्ज मिला था। तो उस दौरान इन्होंने बहुत कुछ किया था। फिर इनका ये कहना है कि मैं जहां भी जाता हूं कि सीधे मुझे चार्ज मिलता है, मुझे वेट नहीं करना पड़ता। ये भी यही हुआ था जब ये फतेहपुर से प्रतापगढ़ इनको रिटर्न बुलाया गया था, तो मात्र 48 घंटों के अंदर इनको जो है चार्ज दे दिया गया था लीलापुर का। और तो ये एक रुतबा है। इनका कहना है कि मेरे सोर्स काफी बड़े हैं और ये काफी बड़े नेताओं से इनकी करीबी भी बताई जाती है। और अभी फिलहाल ये क्राइम ब्रांच में है और हो सकता है कि अगर हम पुलिस सूत्रों की माने तो ये क्राइम ब्रांच में अटैच तो हो गए हैं, लेकिन एक जांच भी चल रही है इनके खिलाफ। जो ये मसाद वाला वीडियो वायरल हुआ है, वो जांच तो चल ही रही, लेकिन ये हमारे पुलिस सूत्रों की बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि एक लिस्ट और आने वाली है थानों की, तो उसमें इनकी कहीं ना कहीं ये पोस्टिंग ये पाते हुए नजर आएंगे अखंड। और बिल्कुल ये जहां तक मुझे लग रहा है कि नेताओं से जुगाड़ है, जांच चल रही है और कह भी रहे हैं कि 48 घंटे में पोस्टिंग पा जाएंगे। बड़ी बात है भाई, अधिकारी है, मनोबल बढ़ा हुआ है, नेताओं से संपर्क है, अधिकारियों से संपर्क है, तो चार्ज तो पाई जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आदर्श के पास चलते हैं, हरदोई से। आदर्श, कौन सी बड़ी खबर है आज? आदर्श, आवाज आ रही है? यहाँ आशा बहू को लेकर कहीं ना कहीं कभी लड़ाई झगड़े। जी आ रही है। बताइए आदर्श, बताइए। जी आ रहे आवाज। हरदोई की सबसे बड़ी खबर मैं यही बताता हूँ, यहाँ आशा बहू को लेकर आए दिन यहाँ पर कहीं ना कहीं झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं। हर आदमी कोई अमीर नहीं होता, हर आदमी गरीब नहीं होता है। कुछ गरीब महिलाएं यहाँ पर आती है अपनी डिलीवरी के लिए, लेकिन यहाँ की आशा बहू जो यहाँ को डिलीवरी को लेकर बाहर हॉस्पिटल को लेकर जाते हैं, उस मोटी रकम से उनसे उनका गुजारा होता है। अभी एक बताऊंगा, यहाँ पे आशा बहुत बड़ा उत्पन्न हो गया था। करियामा थाना क्षेत्र का मामला था। उस वहाँ की जो मरीज थे उसको लखनऊ रेफर किया गया और 30,000 कमीशन को लेकर एक मारपीट उस वीडियो, अगर जिस वीडियो को रिप्लाई किया जाए। आदर्श, इस तरीके की तमाम खबरें आते रहती हैं, कैसे चलेगा, कैसे काम चलेगा? कुछ बात हुई किसी अधिकारी से? अधिकारी से क्या हुई, उन लोगों के यहाँ पे FIR हो गई है। FIR होने के बाद महिला थाने पहुंच गई जो यहाँ की आशा बहुएं थी। अब कहीं ना वो आशा बहुएं धमकियां भी दे रही हैं कि हम तुमको रेप केस में फंसा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। तो कहीं ना कहीं आशा बहुएं यहाँ पर मरीजों के ऊपर हावी है। मरीजों के ऊपर हावी हैं आशा बहुएं? मतलब क्या कोई इनकी खबर लेने वाला नहीं है क्या? आदर्श, आवाज आ रही है आपको? आदर्श, थोड़ा कनेक्टिविटी की इशू है। चलते हम जावेद के पास। जावेद, आगरा से कौन सी बड़ी खबर है आज? बिल्कुल अखंड, आपको बता दें आगरा से आज की बड़ी खबर यह है कि जो कंगना रनौत है, सेलिब्रिटी कंगना रनौत, हिमाचल की मंडी से जो सांसद हैं, उनको एक नोटिस जो दिया गया था वो उनको प्राप्त हो चुका है। अब आपको बता दें कैसा नोटिस दिया गया था। कंगना रनौत ने जो हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पे किसान धरनारत थे, उनके खिलाफ कुछ अपशब्द कहे थे, आजादी को लेकर के बात कही थी, जिसको लेकर आगरा के अधिवक्ता रामशंकर कन्हैया ने उनके खिलाफ एक MP MLA कोर्ट में आगरा में वाद दाखिल किया था, जिसमें कोर्ट ने उसकी सुनवाई की थी और कंगना रनौत को 13 नवंबर को एक नोटिस जारी किया था अपना पक्ष रखने के लिए। वो नोटिस अब कंगना रनौत को 19 नवंबर को मिल चुका है और कंगना रनौत 28 नवंबर को आगे आकर अपना बयान दे सकती है, अपना पक्ष रख सकती है। तो कहीं ना कहीं कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। यह कर बयान को लेकर के काफी हो हल्ला भी मचा था, अब नोटिस मिली है। 28 को आएंगी, पक्ष रखेंगी अपना, कि या फिर नोटिस का जवाब या उनके वकील ही आएंगे?
बिल्कुल, देखिए जिस तरह से नोटिस दिया गया है और जिस तरह से यहाँ पर वकीलों ने जो बयान दायर किया है, तमाम लोगों के अंदर आक्रोश है और कोर्ट ने उसको गंभीरता से लेकर उनको नोटिस जारी किया है। 28 दिसंबर को उनको अपना पक्ष रखने की बात कही, तो हो सकता है कहीं ना कहीं तो कंगना रनौत खुद यहाँ पर चलकर आए, 28 नवंबर को अपना पक्ष रख सकती हैं। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जावेद इस तमाम जानकारी के लिए। सबसे बड़ी बात है कि हमारे साथ अब आकाश पाठक पीलीभीत से जुड़ चुके हैं। आकाश, पीलीभीत से कौन सी बड़ी खबर है आज की? अखंड जी, आपको बताना चाहेंगे, पीलीभीत के थाना गजरौला क्षेत्र के गांव देवीपुरा में लगभग 15 तारीख को एक घटना हुई थी, जिसमें एक कक्षा 6 की छात्रा ने बताया था कि उसे 2 राहगीरों ने रास्ते में रोककर जहरीला पदार्थ पिला दिया था। मौके पर पुलिस पहुंची थी, लगातार वहां पर निरीक्षण भी किया था। उसके बाद जो कल इस घटना को लेकर वहां पर फॉरेंसिक टीम भी पहुंची थी। आज इस घटना का खुलासा किया है। खुलासा में बताया गया है कि लड़की के द्वारा बताया गया जो ये घटना है, ये पूरी झूठ है। छात्रा ने खुद अपने घर पे रखा विषैला पदार्थ पी लिया था, उसे रास्ते में लाके पिया था, उसकी शीशी को अपने बैग में छिपाया था, उसके बाद में उसने रास्ते में कहीं फेंक दिया था। इसको लेकर पूरा प्रशासन में हड़कंप मच गया था। यहाँ पर लगातार टीमें पहुंची हुई थी, फॉरेंसिक टीम पहुंची थी और पूरी घटना का अनावरण करा है, जिसमें बताया गया है लड़की ने पढ़ाई के डर से इस घटना के बारे में ये कृत्य किया है, जिसके चलते अब उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसके बाद में उसे प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी स्थिति सही पाई गई है। ऐसी तमाम खबरें आती हैं, पढ़ाई के डर से, किसी बात से लोग इस तरीके की तमाम जो बातें होते हैं, लोग डर करके ऐसे कदम उठा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए आकाश। अपूर्व हमारे साथ अयोध्या से जुड़ चुके हैं। अपूर्व जी, कौन सी बड़ी खबर है आज अयोध्या से? की बात तो काउंटिंग न्यूज़ है। क्या मेरी आवाज आप तक बताइए। पहुंच रही है? जी, आ रही है, बताइए। मैं आपको बता दूं, सबसे जो पहली खबर है और बड़ी खबर है वो ये है कि कल काउंटिंग है, 23 तारीख है और 9 विधानसभा जो उपचुनाव हुए हैं उसकी काउंटिंग है। और काउंटिंग से पहले अयोध्या सांसद जो अवधेश प्रसाद हैं, सपा सांसद हैं, उनका जो बयान आया है वो खुलकर ये कह रहे हैं कि 9 की 9 सीटें हम जीत रहे हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी जीत रही है और हमारा जो लड़ाई है वो भाजपा से है, ना कि बसपा से है। बहन, जिससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन चुनाव के दौरान जो उपचुनाव हुए हैं, जिस प्रकार से भाजपा नंगा नाच की है, लेकिन इसका कितना असर उपचुनाव में देखने को मिलता है। लेकिन हम 9 की 9 सीटें जीते, ऐसा बयान लगातार जो सपा सांसद हैं अयोध्या के, वो लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं। जी, अपूर्व, 9 सीटें जीतेंगे भी। चुनाव आयोग में एप्लीकेशन दे रहे हैं कि मांग फिर से पुनर्मतदान कराया जाए। तो ऐसा कौन सा दावा है? दावा कौन सा वाला सही है? जीतने वाला दावा सही है या फिर जो ये इलेक्शन कमीशन के पास जा रहे हैं वो वाला दावा सही है? देखिए लगातार देखिए, जब चुनाव हो रहा था तब मैं कटेहरी विधानसभा में था। उस समय भी बता दूं, लगातार अखिलेश यादव जी का भी बयान लगातार आ रहा था कि चुनाव, लेकिन हालांकि मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा कि लोगों के वोट कटे या ऐसा कुछ। लेकिन चुनाव जो था वो बड़ी ही सक्रियता से, बड़ी ही सुशासन तरीके से निपटाया गया और कराया गया। कोई मतलब कि जोर जबरदस्ती नहीं दिखी। लेकिन ऐसे विपक्ष की तरफ से लगातार जो बयान आ रहे हैं, वो चाहे अवधेश प्रसाद जी हों और चाहे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी हों, वो लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं। जी, अपूर्व, एक बात और सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को एक खबर मिली है कि भीतरघात हुआ है। लोकसभा में एक वर्ड चला था भीतरघात, वो कटहरी में और कुंदरकी में बहुत निकल करके आ रहा है कि बीजेपी के अंदर जो भीतरघात हुआ है। आप तो कटहरी मौजूद थे, क्या कुछ ऐसा है भी कि खाली हवाबाजी है? क्योंकि बीजेपी ने कहा है कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिसने भी इस तरीके से भीतरघात करने की कोशिश की है। देखिए, मैं कटेहरी विधानसभा मेन मार्केट से लेकर और लगभग वहां से 30 से 35 किलोमीटर दूर तक मैं हर बूथों पर गया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से जो चुनाव आयोग था वो पूरी सक्रियता के साथ से चुनाव को संपन्न कराया है। और चाहे वो कहीं भी हिला हवाली नहीं थी। प्रशासन की तरफ से पूरी मजबूती के साथ पूरे कड़े जो रवैये होते हैं कि किसी भी आम नागरिक को बूथ तक ना जाना और पोलिंग जो पार्टियां थी उनको सकुशल मतदान कराने को लेकर हर प्रकार से जो व्यवस्थाएं थी, सुरक्षा व्यवस्था से उस प्रकार के चुनाव संपन्न कराए गए। हालांकि इस प्रकार से कोई भी चीजें वहां पे देखने को नहीं मिली। जी, अखंड सही कह रहे हैं अपूर्व, चुनाव आयोग ने बहुत पारदर्शिता के साथ और बहुत ईमानदारी के साथ चुनाव को संपन्न कराने का काम किया और इसका नतीजा भी था कि समाजवादी पार्टी की मांग पर 7 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका इस तमाम जानकारी के लिए अपूर्व।
रोहित हमारे साथ हमीरपुर से जुड़ चुके हैं। रोहित, कौन सी बड़ी खबर है हमीरपुर से आज की? आप बिल्कुल अखंड देखिए, बताना चाहूँगा कि हमीरपुर में कई जगह किसान खाद की किल्लत से जूझ रहे हैं। हमीरपुर के मुस्कुरा में किसानों ने खाद की किल्लत को लेकर के नाराज़गी ज़ाहिर की, जिससे सड़क जाम कर दी। हालाँकि पुलिस प्रशासन ने पहुँच कर के तुरंत उन किसानों से बातचीत की है। जो अधिकारी थे उन्होंने बातचीत की तो जाम खुल गया है। लेकिन कई जगह ऐसी तस्वीरें आ रही जहाँ पर लगातार किसान खाद की किल्लत से जूझ रहे हैं। अभी कल ही एक खबर सामने आई थी सुमेरपुर से, जहाँ पर पूरा दिन किसान लाइन पे लगे रहे, लेकिन कई किसानों को खाद नहीं मिली। और एक वीडियो भी वायरल हुआ था, आपने भी देखा होगा, जिसमें किसानों के साथ पुलिस कर्मी मारपीट करता दिख रहा है, जिसके बाद एसपी दीक्षा शर्मा ने संज्ञान लेते हुए लाइन हाजिर कर दिया है पुलिस कांस्टेबल को, और उसके बाद जांच भी कराई जा रही है। लेकिन जो ये किसानों की समस्या है लगातार जनपद में बनी हुई है। कई जगह ऐसी खबरें आ रही हैं जहां से पूरे पूरे दिन किसान परेशान हैं, उनको खाद नहीं मिल पा रही। और यहाँ तक कि तो मुस्करा में आज सड़क को जाम कर दिया गया, लेकिन जब प्रशासन के अधिकारियों ने बात की तो किसान मान गए। उसके बाद यातायात सुचारू रूप से चालू है, लेकिन उसके बावजूद भी जो खबरें हैं वो कहीं ना कहीं डरावनी है, क्योंकि इस समय जो बहुत ही जरूरत है किसानों को खाद की, उस समय खाद की आपूर्ति सरकार नहीं करा पा रही है, प्रशासन नहीं करा पा रहा है। ये बड़ा सवाल है और लगातार इसको लेकर के विपक्ष भी हमलावर हो रहा है। अखंड खाद जैसी महत्वपूर्ण चीज की व्यवस्था नहीं करा पा रहा है प्रशासन, ना ही सरकार। किसानों को ही दिक्कत नहीं है, आम लोगों को भी दिक्कत होगी। अगर हमें खाद, किसानों को खाद नहीं मिलेगी तो हम तक जो खाद्य आपूर्ति वो कैसे पहुंचेगी? इस पर क्या प्रशासन के किसी अधिकारी से आपने बातचीत करने की कोशिश की है? क्या जवाब दिया उन्होंने? अभी तो हालांकि इस पर जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो मुस्कुरा में सब किसानों के बीच बातचीत कर रहे थे, उनको समझाया बुझाया गया है। अभी कोई ऐसा ऑफिशियल उनका बयान सामने नहीं आया, ना ही किसी से बातचीत हुई है। लेकिन जिलाधिकारी इस पर लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसानों को हर तरीके से खाद मुहैया कराई जाए, सरलता तरीके से खाद मुहैया कराई जाए। लेकिन उसके बावजूद भी कई जगह ऐसी खबरें आ रही हैं जिससे कहीं ना कहीं प्रशासन की नाकामी दिख रही है। प्रशासन की नाकामी तो दिखेगी ही, अगर खाद्य आप उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं तो ये नाकामी की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रोहित, इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, बहुत महत्वपूर्ण खबर है। आदर्श के पास चलते हैं, फिर से हम कनेक्ट करते हैं। हरदोई, आदर्श अपनी बात को फिर से दोहराए, बताएं। अखंड जी, मैं बताना चाहूंगा, इस टाइम जिला मेडिकल कॉलेज में खड़े हैं। यहाँ आशा बहु को लेकर एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी है। बाहर से जो भी मरीज यहाँ बाहर से आते हैं, एक गरीब मरीज यहाँ पर अपनी डिलीवरी के लिए, लेकिन यहाँ की आशा बहु जो है बाहर ले जाकर चंद कमीशन को लेकर बाहर ले जाकर डिलीवरी करवाती हैं, और उसका कमीशन वो लोग लेते हैं। जब कमीशन नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं वो लड़ाई झगड़े पर भी उतारू हो जाती है। इधर प्रशासन इस नजर पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि ये आशा बहु जो बाहर से बेचारे गरीब आते हैं, कि आखिर यहाँ से दवाई कैसे ली जाए उनको। क्या आदर्श के पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस तरीके की शिकायत लेकर आपके पास आया है और ये बता रहा है? जरा बताएं हमारे दर्शकों को, कोई है आपके पास ऐसा व्यक्ति जो इस तरीके की शिकायत? जी, पूरा वीडियो मैंने कल डाला। कल एक मामला आया था करियामा थाना क्षेत्र का, जहाँ पर उसके मरीज बीमार था, उसको लखनऊ लेकर गया था। उसके कमीशन को लेकर आशा बहुत 30,000 रुपए अपने अकाउंट में डलवाने के लिए बात कर रही थी, और जब उसने नहीं डाला तो जूतों चप्पलों से उसकी पिटाई की गई है। जब वहीं पर जब पुलिस को बुलाया गया, उन तीनों आशा बहुओं को गिरफ्तार करवाया गया। गिरफ्तार करवाने के बाद में वो वही आशा बहुओं को धमकी दे, मैं तुमको कैसे करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। ये खंडे जी, कमीशन का खेल बड़ा खराब खेल है। ना सिर्फ ये आम लोगों के ध्यान पर बनाती है, कई ऐसे मामले लखनऊ में भी देखने को मिले हैं कि सरकारी अस्पताल में पहुंचे हुए लोगों को प्राइवेट अस्पताल में भेजा गया, जहां उनके इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। और इस तरीके से कमीशन के खेल ने न सिर्फ ऐसे प्रशासन के ऊपर भी सवाल खड़े किए, बल्कि अस्पताल प्रशासन को लेकर इस पे कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। आशा बहु या फिर कोई भी कर्मचारी इसमें जो संलिप्त हो, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। एक मैसेज देने का प्रयास करना चाहिए कि अगर आप इस तरीके की चीजों में संलिप्त पाए जाते हैं तो आपके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई नहीं की जाए, बर्खास्तगी की बात की जाए, क्योंकि बर्खास्तगी एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे इस तरीके की घटनाओं को रोका जा सकता है। खबर पे इस नजर बनाए रखिएगा आदर्श, और हो सके तो कुछ और भी लोगों से बात करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि कई लोग हैं ऐसी समस्याओं को लेकर के आते हैं और आपके पास आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ इंद्रवीर एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। इंद्रवीर, कुछ नई खबर है? नई खबर ये है कि अभी थोड़ी देर पहले जो है यहाँ पे सपा के जो अपने कार्यकर्ता हैं, जिला अध्यक्ष हैं और यहाँ से हरचंदपुर से विधायक हैं, वो अभी जो है इन लोगों ने मुख्यमंत्री जी का आज पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जो सपा के संरक्षक रहे हैं, उनके जो पुण्यतिथि है आज,
तो उस पुण्यतिथि पे यहाँ पे जिला अस्पताल में उन लोगों ने अपना कुछ फल और ये सब कार्यकर्ताओं ने अपना डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये खबर है। और बड़ी खबर जैसे आपने शुरू में हाईलाइट करी थी बागेश्वर धाम, तो उस पे जो बयान आया है, एक धर्म गुरु होने के नाते किसी भी धर्म से बयान करना उनका अपना व्यक्तिगत वो है कि उन्होंने ऐसा दिया। अब वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए उनका अपना विषय होगा। अलग अलग धर्म गुरु अलग अलग तरीके की बात करते हैं, तो इस पे मेरा बस इतना ही कहना है। आप बहुत बड़ी बात आपने बताई। पूरे प्रदेश में मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन मनाया जा रहा है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय में, तमाम ऐसी जगहों पर पूर्व मुख्यमंत्री का जन्मदिन मनाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए इंद्रवीर। 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। सोमवार को फिर से आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद।